हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण अवकल समीकरण को हल करने की चौथी विधि। वो चौथी विधि है जनरल मेथड, व्यापक विधि। इस विधि में क्या करते हैं कि जो संपूर्ण अवकल समीकरण दे रखा है उसमें किसी एक चर को उचित अचर मानते हुए उसको हल करते हैं। तो देखो, इस विधि में क्या करेंगे कि माना पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। इसको ले दिया हमने समीकरण नंबर 1। और ये क्या है? एक संपूर्ण अवकल समीकरण है। इस अवकल समीकरण में एक उचित चर मान लेते हैं जेड। हम जेड भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं। वो स्वाद को देखते हुए हमें मानना है। तो लगभग सवालों में जेड को ही अचर मानेंगे। तो एक उचित चर जेड को अचर मान लेते हैं, अर्थात जब जेड अचर होगा तो उसका अवकलन क्या होगा? 0 होगा। तो डी जेड इज इक्वल टू 0। इस समीकरण 2 का उपयोग समीकरण नंबर 1 में करने पर, 1 में करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, क्योंकि पी किसका फंक्शन है? पी क्यू आर, ये एक्स वाई जेड के फंक्शन है। तो पी को लिख दिया पी एक्स वाई जेड, डी एक्स प्लस क्यू को लिख दिया एक्स वाई जेड, डी वाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि डी जेड की जगह 0 रखेंगे तो आपके पास सिर्फ ये 2 टर्म ही बचेगी, एक टर्म है वो हट जाएगी। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में क्योंकि 2 चर हैं, एक एक्स और एक वाई, जेड क्या है? अचर है। तो इसको हम जेड को अचर मानते हुए इस समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। क्योंकि जेड क्या है? अचर माना है, इसलिए इस समीकरण का, क्योंकि अवकल समीकरण है तो इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर हमें एक्स वाई जेड में एक संबंध प्राप्त होगा। वो किसी अचर राशि, अचर क्या है यहाँ पे? जेड के बराबर हो जाएगा। तो इसका हल करने पर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ आई जेड, क्योंकि जेड क्या है? अचर, और अचर राशि का फलन भी क्या होता है? अचर होता है। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव जेड, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। ये कैसे है? समीकरण 3 का जेड को अचर मानते हुए समाकलन करने पर। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 4 का संपूर्ण अवकलन करेंगे। संपूर्ण अवकलन करने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होगी उसकी हम समीकरण नंबर 1 से तुलना करेंगे। तो देखो, समीकरण 1 से तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा एक जेड और फाइव जेड और डी जेड में एक संबंध प्राप्त होगा। फाइव जेड और डी जेड में एक संबंध प्राप्त होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, यहां से इसका विलोपन कर देंगे। किसका? एक्स वाई जेड का विलोपन कर देंगे। विलोपन करने के बाद इस समीकरण को इसमें रखेंगे। जो अवकलित करने के बाद में वो हमें प्राप्त होगी, उसमें एक्स वाई जेड को विलोपन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? डी जेड और फाइव जेड में एक संबंध प्राप्त होगा, जिसका हम समाकलन करने पर हमें फाइव जेड का मान जेड के पदों में प्राप्त होगा। और वो फाइव जेड का मान इस समीकरण 4 में रख देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा हल, वह इस समीकरण 1 का व्यापक विधि से हल प्राप्त होगा। तो ये तो थी विधि। इस विधि में हमें क्या करना है, किसी भी एक चर को अचर मानना है, फिर उसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। वो उसमें रखेंगे। रखने पर हमें ये समीकरण 3 प्राप्त होगी। इस समीकरण 3 का जेड को अचर मानते हुए जब समाकलन करेंगे तो हमें एफ एक्स वाई और एक जेड, जिसको हमने, क्योंकि जेड अचर है तो फाइव जेड के रूप में एक संबंध प्राप्त होगा। वो संबंध हमने इस रूप में मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका संपूर्ण अवकलन करेंगे एक्स वाई और जेड के सापेक्ष करेंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगी उसमें एक्स वाई जेड को विलोपन इस समीकरण 4 की सहायता से करेंगे तो हमें डी जेड और फाइव जेड में एक संबंध प्राप्त होगा, जिसका चर पृथक करके हमें समाकलन करेंगे तो हमें फाइव जेड का है वो जेड के पदों के रूप में प्राप्त होगा। वो फाइव जेड का मान यहाँ रख देंगे और वो जो हल होगा वो समीकरण 1 का व्यापक विधि से अभीष्ट हल होगा। अब इसी विधि के आधार पर एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल यह है, सवाल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये किस रूप की है? क्योंकि dx के गुणा में y माइनस वाई है, dy के गुणा में x है, dz के गुणा में ये है,
तो ये एक संपूर्ण अवकल समीकरण है। तो गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। इसकी मानक संपूर्ण अवकलन से तुलना करेंगे तो हमें p का मान होगा -y, क्योंकि p क्या होता है dx का गुणक, और q dy का गुणक, और r dz का गुणक। तो हमें p q r का मान प्राप्त होगी। अब क्या करेंगे, नाउ कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, समाकलनीयता की शर्त को हम संतुष्ट कराएंगे। तो इसके लिए समाकलनीयता की शर्त है वो ये है, p del q अपॉन del z माइनस del r अपॉन del y प्लस q इंटू del r अपॉन del x माइनस del p अपॉन del z प्लस r इंटू del p अपॉन del y माइनस del q अपॉन del x इज इक्वल टू 0। ये क्या है, समाकलनीयता की शर्त है। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता है 0 बराबर 0, तो इसका मतलब वो अवकल समीकरण समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट करता है। तो हमने ये किया, p का q का और r के मान इस समीकरण से रखे, तो हमारे पास p का मान -y, q है वो x है, क्योंकि ये y और z से स्वतंत्र है। इसका मतलब इसका अवकलन जब y और z के सापेक्ष करेंगे तो इसका मान 0 होगा। तो ये आगे इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आएगा 0 बराबर 0। इसका मतलब ये जो अवकल समीकरण है, संपूर्ण अवकल समीकरण, वो समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ये तो होगी सभी चारों विधियों में, यहां तक तो हम करना ही है, समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट कराना है। फिर उसके बाद में अलग अलग विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम व्यापक विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो व्यापक विधि में क्या है, किसी एक चर को, अब चूंकि देखो यहाँ पर dy का गुणा y है, dx का गुणा -y है, dz का गुणा कुछ ज्यादा है, मतलब x और z में फंक्शन है, तो हम z को मान लेंगे अचर, तो dz बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण 2 का उपयोग समीकरण नंबर 1 में करने पर, 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि dz की जगह 0 रखेंगे तो ये सारा 0, तो ओनली ये बचेगा। अब चर पृथक कर दिया तो ये x इधर ले गए, ये y इधर ले गए, तो ये आ गया dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, z को अचर मानते हुए इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, log x, 1 अपॉन y का y के सापेक्ष log y, और क्योंकि यहाँ पर z क्या है अचर, तो जो 0 का जब समाकलन करेंगे तो अचर आएगा, वो अचर हमने मान लिया फाइ z। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3 का जो हमारे पास आई है इसका फिर से अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, log x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन x dx, log y का हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का हो जाएगा dy इज इक्वल टू फाइ का हो जाएगा फाइ डैश, और z का हो जाएगा dz। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, लघुत्तम लेकर सरल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y dx माइनस x dy इज इक्वल टू xy फाइ डैश z dz, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 4 की तुलना करने पर, तो देखो समीकरण 1 में क्या है, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर z dz। तो इसकी जगह ये रख सकते हैं, तो हम यही किया, इसकी जगह हमने ये रख दिया 2x स्क्वायर z dz इज इक्वल टू xy फाइ डैश z dz। दोनों तरफ जो कटने वाली चीजें है वो काट दिया, x है वो x से कट गया, और जो बच गया और ये इधर ये कट गया, तो हमारे पास 2x y का इधर भाग लगा दिया, तो 2x अपॉन y z इज इक्वल टू फाइ डैश z। अब देखो समीकरण 3 से x अपॉन y का मान क्या आ जाएगा, समीकरण 3 को देखो हल करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, log m माइनस log n, तो ये आ जाएगा log m अपॉन n इज इक्वल टू फाइ डैश z। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर फाइ z। तो हमने क्या किया, x अपॉन y की जगह ये रख दिया, तो यहां पर भी x अपॉन y की जगह रख दिया ये। अब क्या करेंगे, फाइ डैश का मतलब है d फाइ अपॉन dz, तो यहां से इसका हमने सरल किया तो हमारे पास ये आ गया।
इसका इधर ट्रांसफर कर दिया और डी जेड का इधर कर दिया, तो हमारे पास आएगा 2z dz इज इक्वल टू e की पावर माइनस 5z dz डी फाइव। अब इसका क्या करेंगे समाकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा 2z का समाकलन हो जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू और e की पावर माइनस 5 का हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस 5 और प्लस log c1। ठीक है, तो हमने क्या किया इसका समाकलन किया, तो 5 का e की पावर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है 5, तो इसके लिए इसका समाकलन हो जाएगा e की पावर माइनस x के सापेक्ष, जैसे करते हैं x के सापेक्ष, तो e की पावर माइनस x का होता है माइनस e की पावर माइनस x, तो सेम वैसा ही आ जाएगा इसका भी, और अचर राशि आ गया। अब क्या करेंगे यहां से 5 का मान क्या आ जाएगा देखो, तो यह आ जाएगा e की पावर माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा c1 माइनस जेड स्क्वायर, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो माइनस 5 सॉरी लॉग लेंगे, तो लॉग लेने पर यह आ जाएगा log c1 माइनस जेड स्क्वायर, तो 5 बराबर आ जाएगा माइनस log c1 माइनस जेड स्क्वायर, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे इस 5 का मान कहां रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा log x माइनस log y इक्वल टू माइनस log c1 माइनस जेड स्क्वायर। इस log को भी इधर ले आए और ये प्लस आ जाएगा और इधर 0, और दो फिर log के फॉर्मूले से log m माइनस log n प्लस log w के फॉर्मूले से, तो ये क्या आ जाएगा देखो log x माइनस log y प्लस log c1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा log x इंटू c1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x c1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 1, क्योंकि e की घात 0 का मान क्या होता है 1 होता है। इस y को इधर गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x c1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू y, और ये हो जाएगा समीकरण 1 का अभिष्ट व्यापक हल, किस विधि से व्यापक विधि से।